अच्छा हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक हो क्या, हमारा चैप्टर 3 क्लास 10 का मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझो कि मनी का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मनी का मतलब ये नहीं होता है कि जो आज के टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया ये करेंसी जो हमारे हाथ में वही मनी है, ठीक ना। तो इसको हम मनी बोल रहे हैं आज के रेफरेंस में, लेकिन मनी का डेफिनेशन क्या होता है कि वो चीज, ठीक, जिसके हेल्प से हम ट्रांजेक्शन कर पाए। ठीक, मतलब क्या, एक चीज का ले पाए, एक चीज को दे पाए। जैसे पहले के टाइम में क्या था, उसमें तो कोई मनी नहीं था, लेकिन क्या होता था, लोग बेटर सिस्टम के थ्रू क्या होता था कि भैया आप ये ले लो, मेरे को वो दे दो। ठीक है, जैसे एक इंसान रहा एक्स, ठीक, उसके पास मान लो टमाटर है, ठीक है। एक इंसान है वाई, उसके पास मान लो पोटैटो है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस इंसान को अगर अगर मान लो एक्स को टमाटर खाना हो, ठीक ना, सॉरी, मतलब आलू खाना हो, और इसको वाई को अगर टमाटर खाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में एक आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा होता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि भैया मेरे को पहले ऐसा इंसान खोजना पड़ेगा जिसको कि एग्जैक्टली वही चीज चाहिए जो मेरे पास है, ठीक है। और प्लस उस उसके पास भी वो चीज होना चाहिए जो मेरे पास है। क्लियर है? यस यस सर। इसलिए क्या होता था, ये प्रॉब्लम होता था बहुत ज्यादा ये था। लेकिन विद द टाइम क्या होता है कि जब हम किसी चीज का वैल्यू को मनी के साथ डिफाइन करते हैं, भाई ये चीज रहा, इसका रेट इतना है, ये चीज है, इसका रेट इतना है, तो क्या होता है, वो इंसान को उतना तकलीफ नहीं होता। क्या करेगा, अपना जो उसके पास सामान है उसको बेच देगा, उतना पैसा उसके पास आ गया, ठीक है। उसका उस पैसे से जाके जो उसको चाहिए वो खरीद लेगा, ठीक। ये सिस्टम कंपेरेटिवली बहुत ईजी होता है, जहाँ पे हम मनी के सब चीजों का वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ इसके अंदर थ्योरीज आता है, लेकिन वो तो क्लास 12 के अंदर आएगा, ठीक, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज। तो यहाँ पे देख लिया, स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ, अब जब बात करते हैं मनी तो उसके अंदर क्या क्या चीज आता है। मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट दैट दे होल्ड इन द बैंक। मतलब क्या होता है, आपके पास जो करेंसी है वो, प्लस आपने जो पैसा बैंक के अंदर जमा किया है वो पैसा, ठीक है। दिस इज द मनी दैट पीपल कैन यूज एज दे विश, एंड द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट द सिस्टम वर्क्स स्मूथली। ठीक है, अब क्या देखो, एक चीज समझना बस। अगर मार्केट के अंदर मान लिया जाए कि डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। ये मान लो हम बात करते हैं डिमांड कर्व का, ये है प्राइस। ठीक है, समझना, ये प्राइस है। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जब आप डिमांड कर्व के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसको एज ए कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हो ये सोच के समझना, ठीक है। अब मान लो आप कंज्यूमर हो, ठीक। आज के टाइम में मान लिया जाए कि जो मतलब मान लो प्याज एग्जाम्पल, ठीक है, वो मान लो 100 रुपीज केजी हो जाता है, तो नेचुरल सा बात है कि जो लोग 1 केजी खाता है वो क्या 100 ग्राम प्याज आएगा। मतलब क्या, प्राइस अगर हाई रहेगा, प्राइस ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब कंज्यूमर कम डिमांड करेगा। खुद सोचो ये बात, है कि नहीं। एज अ कंज्यूमर सोचो कि अगर मार्केट के अंदर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, मैं उस चीज का कम यूज करूंगा या कम खरीदूंगा उस चीज को। हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे 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 उसका प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, देख लो, आप प्याज अगर 80 रुपए तो कम डिमांड होगा, 100 ग्राम लाएंगे। अगर 50 हो गया तो 250 ग्राम हो गया तो एक क्या होगा फिर, आधा किलो ले आएंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली 30 रुपए हो गया तो 1 केजी ले आएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एज ए कंज्यूमर क्या होता है कि जैसे जैसे हम प्राइस, किसी चीज का प्राइस गिरता है तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। सबको क्लियर है? तो यस सर। यस सर। यस सर। अब देखते हैं लोग सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व जब पढ़ेंगे तो एज ए प्रोड्यूसर सोचना कि आप मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि भैया मार्केट के अंदर मेरा सामान तो ज्यादा बिक रहा है, तो उस समय आप क्या करोगे, और चीज प्रोड्यूस, और ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आप एक पापड़ का दुकान, मतलब एक फैक्ट्री आपने खोला है, ठीक ना, कि आप पापड़ बनाते हो, पापड़ बना के बेचते हो, ठीक है। अब बात ये कि अगर मान लो मार्केट के अंदर आपका पापड़ ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, पापड़ ज्यादा बिक रहा है, आपका पापड़ का अच्छा रेट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, कम पापड़ बनाओगे क्या ज्यादा पापड़ बनाओगे? ज्यादा बनाएंगे। तो मतलब क्या, जैसे मार्केट में आपका प्राइस का रेट बढ़ेगा, आपका सप्लाई भी ज्यादा होगा। क्लियर ये चीज? यस सर। यस ठीक है, सर। अब देखते हैं दोनों कर्व को एक साथ मिला के देखते हैं, ठीक है। ये वाला चीज हो गया डिमांड सप्लाई कर्व। अब ये यहाँ पे ये देखना कि ये रहा मेरा प्राइस लेवल, ठीक ना। इस प्राइस पे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर, ये सप्लाई है, डिमांड है, मार्केट के अंदर क्या, इस प्राइस लेवल पे क्या है मेरा, ये चीज है, इस प्राइस लेवल पे क्या है कि मेरा इतना सप्लाई है, ठीक है, और इतना डिमांड है। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांड अगर हम देखें तो सप्लाई इतना है बट डिमांड इतना है। तो मतलब क्या, जितना डिमांड है उसके कंपेयर बहुत कम सप्लाई है यहाँ पर। हाँ या नहीं? प्राइस लेवल पे देखो, ये रहा मेरा सप्लाई, सप्लाई बस मेरा इतना सा है, लेकिन डिमांड मेरा क्या इतना है।
इसे समझ में आया कि नहीं जो बता? हेलो, यस। समझ में आया ये चीज? हम्म। अरे ठीक से रिस्पॉन्स दो यार। सर एक बार हाँ, बताइए। नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं आ मैं रहा। कोई घंटा लेके बैठा हूँ कि दोबारा पूछा तो कि मतलब मारूंगा या फिर क्लास से निकाल दूंगा। पूछो, प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली समझ में नहीं आया तो फिर फायदा क्या है करवाने का। तो देखो ये रहा मेरा डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। ये रहा मेरा प्राइस, मतलब क्या, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्राइस बढ़ेगा। ये रहा मेरा क्वांटिटी, क्वांटिटी ठीक, मतलब गुड्स का क्वांटिटी। अगर मान लो ऐसे जाएंगे तो क्या क्वांटिटी डिमांड हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये रहा मेरा डिमांड कर, क्या होता है जैसे प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। याद रखना कभी ये जीरो नहीं होता है। खैर छोड़ो, बोलो तुम लोग को एग्जाम से देना है तो मिलिए। देखो ये होता है मैं सप्लाई कर, ठीक है, क्लियर। अब ये रहा मेरा डिमांड कर, सॉरी ये रहा मेरा सप्लाई कर है, ये भी सप्लाई है, ठीक है। ये मेरा डिमांड है और ये भी मेरा डिमांड है, ठीक है। तो ये मान लिया प्राइस यहाँ पे, मान लो कि ये कितना है, मान लो 1 रुपए है, ठीक है। ये प्राइस 2 रुपए है। ग्राफ तो किया होगा ना क्लास 10 वगैरह में। 3 रुपए है, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ मान लो 10 रुपए है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे क्या है कि सेम चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर क्या है, डिमांड कितना हो रहा है, एक एक पीस का हो रहा है, यहाँ 2 पीस का, यहाँ 3 पीस का, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पर 10 पीस का डिमांड हो रहा है। क्लियर है? ये अभी तक क्लियर है ना चार्ट? यस हाँ सर। सर। ठीक है। अब ये देखो, अब ये 2 रुपए जब मार्केट के अंदर है, एग्जाम्पल 2 रुपए में, तो यहाँ पे अब केस क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई सिर्फ 2 पीस हो रहा है, ठीक है। सप्लाई सिर्फ 2 पीस हो रहा है जब मार्केट में रेट 2 रुपए का है, ठीक है। लेकिन जब 2 रुपए मार्केट के अंदर, डिमांड कितना हो रहा है यहाँ पे, मान लो 8। मतलब क्या, सप्लाई सिर्फ 2 पीस हो रहा है लेकिन डिमांड कितने पीस का हो रहा है, 8 पीस का है। समझ में आया चीज? अब क्लियर कि नहीं यहाँ पे? यस सर। यस सर। इस केस में क्या होगा, अगर मान लो कि सप्लाई सिर्फ 2 चीज का हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेने वाला 8 लोग है, तो वहां पे क्या होगा, इन 8 के बीच में यानी कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा कि भैया जो ज्यादा पे करेगा वो सामान उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वहां पे कम सामान है। हाँ, यस सर। तो यस सर, यहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा, हाँ कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा तो इसलिए क्या होगा, प्राइस राइज करेगा कि जो ज्यादा प्राइस करेगा उसके पास वो गुड जाएगा। क्लियर है? यस यस। सर। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट के अंदर मेरा सप्लाई कम होता है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा होता है, तो उस समय क्या होगा, मेरा इन्फ्लेशन आएगा, जी सर। प्राइस बढ़ेगा। यस। क्लियर है कि नहीं बताओ पहले? क्लियर है। यस सर, क्लियर। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आपको इन्फ्लेशन ऐसे में कम कैसे करना पड़ेगा, आप क्या करो, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सप्लाई आप बढ़ा दो। क्लियर है? अगर मान लो 2 है तब 8 लोग के बीच कंपटीशन होगा, इसको होगा मान लो कि 6 पीस और कहीं से अरेंज कर देते हो, सबको एक मिल जाएगा, तो प्राइस आपका राइज नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या हाई क्लास हाँ। बर्डन यस मत सर। डालो, जितना समझ में आया उतना ठीक है, वरना हाई क्लास के लिए छोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पे कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा तो रेट बढ़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। अब क्लियर ये है। पॉइंट ले क्लियर लिया है। जाए, अब ये पॉइंट ले लिया जाए कि यहाँ पे मान लो 10 है, ठीक है। 10 रुपए अंदर, तो यहाँ पे क्या 10 रुपए में क्या है, सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई कितना है, 8 पीस का सप्लाई है यहाँ पे, लेकिन डिमांड सिर्फ 2 ही पीस का हो रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ये इस पॉइंट पे क्या यस है सर। कि जब मार्केट के अंदर 10 रुपए है रेट, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड सिर्फ दो दो लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है आप मेरे को दो, लेकिन सप्लाई कितना है, 10 पीस, 8 पीस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर या फिर सेलर जो होगा, जो बेचने वाला है, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा कि भैया मैं बेचूं, मैं बेचूं, मैं बेचूं। तो वहां पर क्या होगा, वो लोग डिस्काउंट देगा, ठीक है भैया, क्योंकि आप मेरे से ले लो, क्योंकि खरीदने वाला 2 ही इंसान है, खरीदने वाला 2 इंसान है, बेचने वाला 8 इंसान है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, क्या होगा, आपका सेलर के बीच डिस्काउंट देगा, तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, प्राइस मेरा डाउन होगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर राइज हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर डिमांड है उतना सप्लाई होगा, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। खैर वो छोड़ो अभी फिलहाल, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब एक चीज समझ गए ना कि मार्केट के अंदर अब लोगों का डिमांड कैसे बढ़ता है। सिंपल सा बात है, लोगों के यहाँ पे पैसा रहेगा, डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। डिमांड किसको कहते हैं कि अगर मान लो उनका पास खरीदने का शक्ति है, वो डिमांड कर मार्केट में जाकर बोले भैया मेरे को सामान दो, डिमांड बढ़ रहा है, तो अगर उनके पास पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। तो क्या होता है कि देखो, एक सिंपल चीज समझना, क्या अगर मान लिया जाए मार्केट के अंदर, ठीक, मार्केट जब हम बोले तो उसमें मतलब पॉपुलेशन सब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो लोगों के पास या मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है,
मार्केट में अगर मनी ज्यादा है तो क्या होगा, मनी मान लो बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, डिमांड लोगों का बढ़ जाएगा। मनी ज्यादा है मार्केट में मतलब लोगों का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा कि सप्लाई तो सेम रहेगा बट डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। फिर समझ में आया चीज कि नहीं? सिंपल सा समझ। आगे सर। अभी मान लिया जाए कि तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है 100 रुपीज, ठीक है, तो तुम जाकर सिर्फ एक कैडबरी का डिमांड करती हो, क्लियर है, एक डेयरी मिल्क का डिमांड यस सर। कैडबरी का। लेकिन मान लो पापा ने खुश होकर बोले बहुत अच्छा रिजल्ट किया, तो पापा ने मान लो तुम्हारा पॉकेट मनी 500 रुपए कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुम 5 कैडबरी का डिमांड कर रही हो मार्केट में जाकर, तो क्या हुआ, अचानक से तुम्हारा क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। यस सर। सभी लोग अगर मान लो डिमांड बढ़ाने लगे, अगर सभी लोग मान लो कि ऐसा सबके साथ हुआ और तो सब लोग का डिमांड अगर बढ़ जाता तो क्या होगा कि कैडबरी तो उतना ही पीस ही है, ठीक है, लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली उसका प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। तो ये खरीदने वाला क्या है कि ज्यादा लोग है बट सामान तो कम है ना। इसीलिए तो क्या होता है वैलेंटाइन डे पे देखना, नॉर्मली क्या होता है, तुम रोज खरीदने जाओ तो क्या होता है 5 रुपए पीस पे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उस दिन खरीदने जाओ तो 50 में मिलेगा, है कि नहीं? ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ना कैडबरी से। यस सर। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक, इसी समझ में आया। क्या होता है उस दिन, क्या होता यस है सर। नॉर्मल डेज में क्या होता है कि लोग उतना रोज खरीदते नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सा बात, डिमांड कम होता है लोगों का, ठीक है, डिमांड कम होता है इसलिए प्राइस भी कम होता है। लेकिन क्या होता है उस दिन, क्या होता है कि अचानक से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया अचानक से, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया इसलिए क्या होता है उसका प्राइस भी increase कर जाता है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है। इसका मतलब क्या कि अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा मनी हो जाएगा तो क्या होगा भैया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा मेरा, तो इसके पास पैसा सब डिमांड करेगा तो महंगाई बढ़ेगा। क्लियर है? यस सर। और वही अगर मान लो मार्केट के अंदर से मनी कम हो गया, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सिंपल से लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो क्या होगा सिचुएशन में कि डिमांड बहुत कम हो जाएगा और सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, तो सिचुएशन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नुकसान है, बिकॉज लोग डिमांड नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या, मनी का ज्यादा होना इकोनॉमी के अंदर, ज्यादा मनी सप्लाई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कम मनी सप्लाई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आया चीज की नहीं? मतलब ये सिर्फ यस सर। नेता को समझाना पड़ा, ठीक है, ये समझ में आया? क्लियर है? यस सर क्लियर। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है कि मनी का मार्केट के अंदर कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मनी सप्लाई को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहेगा मेरा। क्लियर है ये चीज? हाँ या नहीं? यस सर। तो ये काम कौन करता है, गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर करता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो आरबीआई करता है, बट उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा रोल रहता है, हेल्प रहता है, लेकिन वो चीज हाई क्लासेस की है। जब हम स्पेशली आरबीआई का बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। हाँ, स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी, इतना था, दिस इज द मनी दैट पीपल कैन यूज एज दे विश एंड द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट द सिस्टम वर्क्स स्मूथली। तो क्या होता है, गवर्नमेंट और आरबीआई को इंश्योर करना पड़ता है कि जो मनी सप्लाई का जो सिस्टम है वो स्मूथली काम करते हैं, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना है, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं फाइनली चैप्टर, ठीक। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he might want। तो जो उसको चाहिए आराम से उसमें चेंज कर सकता है। एग्जांपल, अगर मान लो कि तुम्हें एग्जांपल आई सा कोचिंग, सिविल सर्विस कोचिंग लेना है तो अनअकैडमी ज्वाइन करो, 80,000 दो वहाँ पे, ठीक है, दिल्ली जाके ज्वाइन करो तो 2 लाख का करो, ठीक। क्यों? एक सर्विस है तो उसका रेट फिक्स है, क्योंकि वो बंदा सर्विस दे रहा है, तुम उसको दे रही हो, ठीक है। और वही अगर मान लो कि तुम्हें अगर मान लो कैडबरी खाना तो 100 रुपीज दो उसको दे दो। अगर मान लो तुम्हारे पास मान लिया जाए ओल्ड फर्नीचर, ठीक ना, उसको तुम्हें बेचना है, बेच के नया लेना है तो ओल्ड वाले को बेचो, मनी मिलेगा, उस मनी से नया ले लो। क्लियर है? तो मतलब क्या होता है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही माइट वांट, ठीक है, जो कि पहले वाले सिस्टम में नहीं था। देखते बैटर वाले में उसको खोजना पड़ता था, भैया कि देखो देखो आओ 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 मेरे पास क्या मतलब आलू है, आपको क्या आलू चाहिए, आपको क्या आलू चाहिए, आपको क्या आलू चाहिए। वो बंदा मिल भी गया आलू वाला जिसके पास जिसको आलू चाहिए। तो अब क्या हुआ कि भैया आप उसको आलू दोगे तो आपको तो बदले में कुछ चाहिए ना, आपको चाहिए टमाटर। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास आलू जरूरी तो नहीं उसके पास भी टमाटर भी हो, तो उनको ऐसा इंसान खोजना पड़ेगा जिसके पास आलू भी हो और टमाटर भी हो, तभी मेरे साथ एक्सचेंज कर पाएगा। और उसके बाद ही प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एक्सचेंज रेट का इशू क्या कि भैया आप टमाटर उसे लोगे तो किस रेट में लोगे, क्या कि एक टमाटर के बदले एक आलू ऐसे एक्सचेंज करोगे या फिर 2 के बदले 1 एक्सचेंज करोगे, तो मतलब वो रेट आप फिक्स कैसे करोगे। अगर मान लो फिक्स कर भी लिया तो क्या होगा, वो तो हर इंसान तो अलग अलग डील करेगा ना उस चीज को, तो वो तो रेट यूनिवर्सल रेट हो नहीं पाएगा, फिर तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे अभी के टाइम में क्या है कि कैडबरी 100 रुपए में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो आलू टमाटर को एक्सचेंज कर रहा है, तो लेकिन मान लो जहाँ पे आलू टमाटर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे तो बहुत चीपली लोग एक्सचेंज कर रहा है उसको, लेकिन मान लो कि जहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे फिर उसका रेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए वो यूनिवर्सल उसका नहीं था, ये प्रॉब्लम था। डज एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी, क्योंकि मनी में लेकर कुछ भी कर सकता है उसका यूज।
एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट वांट। ठीक है, ये हो गया। पहले का सिस्टम क्या था, हमारा बैटर सिस्टम था, जिसमें मैंने क्या बोला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो मैंने बताया क्या, ये जो इंसान क्या है, ये मान लो ये इंसान है, ठीक है, एक्स को क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, ठीक, और उसके पास है क्या, पोटैटो। अब क्या उसको ऐसा इंसान खोजना पड़ेगा, ठीक है, जिसको क्या चाहिए, पोटैटो चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए। क्लियर है? तभी यहाँ पर क्या होगा कि उनके बीच में ट्रेड हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज? यस सर। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसका वांट भी पूरा होना चाहिए और इसका वांट भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सिस्टम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर समझो। आ गया सर। समझो, ठीक ना। ये रहा लड़के वालों का फैमिली, ठीक है, ये रहा लड़की वाले का फैमिली। तो मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इनका मतलब एक फैमिली से डिमांड होता है लड़कियों से, वो पूरा होना चाहिए। बस लड़कियों का जो फैमिली वाला है एग्जाम्पल, कि लड़का ऐसा होना चाहिए, फैमिली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ मान लो कि लड़कों वालों का सिर्फ डिमांड होगा तब भी रिश्ता नहीं हो सकता है, सिर्फ लड़कों वाले लड़की वाले का डिमांड पूरा होगा तब भी रिश्ता नहीं हो सकता है। रिश्ता कब हो पाएगा, जब इसको जो चाहिए वो भी मिलेगा इससे, जब इसको चाहिए क्वालिटी इसको भी इसमें मिलेगा, तभी जाके हो पाएगा ना शादी वादी। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। अब समझ में आया एग्जाम्पल से? हेलो? यस सर। यस यस भैया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो कहते हैं हम लोग, ठीक। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। इसको जो बेचना है दूसरे को वाले को भी सेम टू सेम वही होना चाहिए उसके अंदर, कि भाई मेरे को वही खरीदना है। इन अ बेटर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। दोनों को सेम नीड होगा तभी ट्रेड हो पाएगा वहां पे, जब दोनों फैमिली पे शादी हो पाएगा। तो मनी by providing the crucial intermediate step eliminated the need of double coincidence of want। अब क्या होता है यहाँ पे, मान लो मनी आ गया, ठीक है, तो अब क्या मतलब क्या है कि सिंपली अगर इस पर्सन के पास टमाटर एग्जांपल, तो क्या करेगा, मार्केट में जाकर टमाटर बेचेगा, बेच के क्या करेगा, पैसा उसको मिलेगा, उस पैसे से किसी से भी जाके इसके पास आलू उसको खरीद लेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, क्या होता है मनी का यूज करने से क्या होता है, मनी या फिर किसी और इंटरमीडिएट का यूज करने से क्या होता है, ठीक है, मनी या फिर किसी और चीज का यूज करने से क्या होता है, वहां पे जिसका वैल्यू हम उसके साथ जोड़ देते हैं, तो फायदा ये होता है हम लोगों को, जो डबल कोइंसिडेंस का वांट्स का जो रूट होता है ना, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो, बता दो एक बार। सर एक बार बताइए। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मान लिया जाए एक इंसान है, ठीक, इसको क्या चाहिए, टोमेटो मतलब टमाटर इसको चाहिए, ठीक है, इसके पास क्या आलू है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि अगर इसको मान लिया आलू किसी और से, मतलब एग्जांपल इस पास टमाटर है, ठीक ना, चाहिए इसको आलू, ये चाहिए इसको आलू, ठीक है। अब मतलब क्या है कि अगर इसके पास क्या है कि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिसके पास आलू हो, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ उसको टमाटर भी चाहिए, तभी तो अपना टमाटर देके उससे आलू ले पाएगा ना। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन अब मान लो कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई और एक टाइप से वैल्यू नहीं है जिसमें हम कन्वर्ट कर सके। लेकिन मान लो मनी आता तो क्या होता है, ये इंसान, ठीक है, तो इस इंसान को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे इंसान को जिसके पास आलू हो और उसके पास टमाटर चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा जल्दी, तो इसलिए क्या सिंपल सा क्या है कि जिसके पास अगर मान लो कि आलू है मेरे पास, ठीक, तो मैंने क्या किया, उसको मार्केट में बेचा, बेच के मेरे को पैसा मिला, ठीक है। अब उस पैसे से क्या हो सकता है कि डायरेक्टली में जाके किसी भी इंसान के पास जिसके पास आलू है, मैटर नहीं करता उसको क्या चाहिए बदले में, ठीक है, मैटर नहीं करता उसके पास उसको क्या चाहिए, अगर उसके पास आलू है तो मैं आराम से उसको पैसे दूंगा, आलू खरीद के आ जाऊंगा। क्लियर ये चीज? क्लियर है। यस सर। तो इसलिए मतलब क्या है, मनी के आने के बाद से क्या हुआ कि मनी क्योंकि हमारा एक एक्सचेंज है, ठीक ना, एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो रूट था हमारा, जो नीड था, वो अब खत्म हो चुका है। क्लियर? क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर मान लो एक पर्सन है, ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, ये मान लो टीचर है, गुरुदेव, ठीक है, तो मान लो इसको क्या बच्चे को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को, ठीक है, इसको सर्विस दे रहा है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि जब पैसे नहीं थे तो क्या होता था कि ये जो स्टूडेंट का फैमिली क्या करता था, उसको बदले में एग्रीकल्चर करता था, तो बदले में क्या होता था, उसको अनाज दे देता था, ठीक है, गेहूं चावल दे दिया बदले में, ठीक है। किसी पॉटर का बच्चा है तो वो मटकी दे देता था बदले में, ठीक है। क्लियर है? इस टाइप का होता था। लेकिन अब पास चावल आया, ठीक है ना, तो उस टीचर को खाली खाने के लिए चावल ही तो नहीं चाहिए ना, खाली पॉट, खाली मटका ही नहीं चाहिए, खाली कपड़ा, किसी का मान लो कोई टेक्सटाइल, मतलब किसी कोई कपड़ा बनाता है, किसी के पैंट, उसको कपड़ा दे दिया, सिर्फ यही तो नीड नहीं होता, उसका बहुत सा और भी नीड हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐसा सिचुएशन क्या होता है, मान लो कि इसके पास आ गया चावल, ठीक, अब मान लो कि सब बच्चों के पेरेंट्स ने चावल दिया, इसको इतना चावल वो करेगा क्या, ठीक है, एग्जाम्पल, उसको और कुछ और खाना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको किसी और को, ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक ना, जाके, जैसे मान लो इसको सबने चावल दिया एग्जाम्पल, ठीक है, सबने राइस भी दिया, बट इसका खाने का मन क्या है, कैप्सिकम, ठीक है। अब क्या है, इस टीचर को जाके क्या करना पड़ेगा भैया, किसी ऐसे इंसान खोजना पड़ेगा जिसके पास कैप्सिकम हो
और उसको चावल का भी नीड हो, तभी वो एक्सचेंज कर पाएगा और अपना नीड पूरा कर पाएगा कैप्सिकम का। क्लियर है ये चीज? अच्छा। यस सर। ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन मान लो अब मनी आ गया, तो मनी हो गया तो क्या हुआ, ये टीचर रहा, ठीक, इस टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टूडेंट ने इसको पैसे दिए, ठीक। अब क्या करेगा टीचर, इस पैसे जाके उसका मन है डायरेक्टली कैप्सिकम खरीद लो। क्लियर? तो मनी ने सिंपल कितना सिंपल कर दिया। तो अब जो डबल क्वेश्चनों का वांट है कि भैया ले लो ले लो, आलू मेरे पास आलू है, ठीक, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, इस टाइप का ठेला लगा के उसको नहीं खोजना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। अब नॉर्मली वॉलेट में पैसा लेके जाएगा, कुछ भी पसंद आएगा वहां से ले लेगा। क्लियर? हाँ या नहीं? यस सर। क्लियर क्लियर। Since money act as the intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange, ठीक है। Before the introduction of coins, a variety of object was used as a money, ठीक। जैसे एग्जांपल, पहले क्या होता था, करेंसी क्या क्या यूज करते थे पहले के टाइम में लोग, क्या पेपर नोट के आने से पहले क्या होता था कि हमारा बहुत सारा लाइक सिक्का यूज होता था, वो जो होता है ना कि सेल वगैरह जो समुद्र किनारे मिलता है, ठीक है, उस टाइप का भी चीज यूज होता था, ठीक। तो अलग अलग टाइप का चीज यूज होता था मनी के आने से पहले। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज, ठीक है। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मान लिया जाए कि ये गोल्ड कॉइन पहले के टाइम में यूज होता था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या आता है भैया, जब तक आप वो करेंसी में यूज करना कर लो, वरना पिघला के अपना ऑर्नामेंट्स बना लो या किसी और यूज में कर सकते हो, क्योंकि उसका खुद का भी एक वैल्यू होता था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं चीज? क्योंकि वो जो गोल्ड करेंसी से है, तो उस गोल्ड का तो मार्केट के अंदर वैल्यू था ही उस करेंसी का, लेकिन उस गोल्ड का भी खुद का खुद एक वैल्यू था ना। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या, उसका खुद का एक इंट्रिंसिक वैल्यू था, उस खुद कॉइन मतलब गोल्ड कॉइन था, इसे मान लो गोल्ड कॉइन है, ठीक है ना। तो कॉइन तो है ही मार्केट के अंदर कि आप इसे ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी चीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो। क्लियर है? लेकिन उसके अलावा क्या है कि ये गोल्ड का बना है, तो गोल्ड का अपना एक वैल्यू, तो उसका पिघला के आप मार्केट में बेच भी सकते हो उस गोल्ड को, या फिर किसी और चीज की यूज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं, ऐसा करेंसी या ऐसा चीज जिसका की एक अदर पर्पज के अलावा खुद का भी उसका खुद का वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका। क्लियर है कि नहीं ये चीज? क्लियर। लेकिन आज का जो प्रेजेंट नोट है, चाहे वो एक मान लो पेपर नोट है तुम्हारा, ठीक है, तो उसका पेपर नोट का कुछ वैल्यू है, खाली उसका 100 रुपए है मार्केट के अंदर, खाली उसका 100 रुपए वैल्यू, किसी चीज से रिलेट करके तुम उसका वैल्यू देखा क्या 100 रुपए, लेकिन क्या उसका खुद का कोई वैल्यू है उस नोट का? तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है ना। एग्जाम्पल, अगर यस सर। अगर मान लिया सिक्का, ठीक, एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन है, तो कल को मान लो गवर्नमेंट ने आके ये बोला 8 बजे रात को कि भाई भाइयों बहनों की सिक्का मतलब ये करेंसी आज से बंद है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, गोल्ड तो है, तो आप उसको पिघला के नॉर्मल सा गोल्ड का ज्वेलरी बना सकते हो, या फिर नॉर्मली बेच सकते हो, ठीक है। आपसे कुछ नुकसान नहीं गया, तो गोल्ड आपके काम में आया कि नहीं, कॉइन आया, क्योंकि इसका खुद का वैल्यू है। यस सर। लेकिन अगर मान लो 8 बजे आके बोल दिया पीएम ने कि एग्जाम्पल भाइयों बहनों ये करेंसी बंद हो गया, तो जो आपके पास 1000 का नोट है, तो अब उसका खुद का वैल्यू, आप उससे कुछ कर सकते हो? नो सर। मतलब क्या उसका खुद का कुछ वैल्यू नहीं है? यस सर। ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन्स। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का कोई यूज नहीं है, उसका एक वैल्यू हम लोग किसी चीज से मतलब एक हिसाब से लिंक करके रखा है, उस चीज का वैल्यू होता है। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of India, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑथराइज किया, इसलिए उसको एक्सेप्ट किया था। जिस दिन गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज बंद कर दिया, ठीक ना, तो अब उस दिन कागज का टुकड़ा बस हो रह जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब क्या, रुपीज 1 रुपी का नोट छोड़ के बाकी सब जो नोट होता है कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। क्लियर है? इसीलिए 1 रुपी का नोट छोड़ के सारे नोट के ऊपर साइन होता है आरबीआई गवर्नर का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम लोगों के साइड से पूछना जाना चाहिए क्वेश्चन कि भैया अगर ऐसा चीज है कि 1 रुपी के अलावा सभी नोट पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई उसको इशू करता है, तो फिर 1 रुपी का नोट कौन इशू करता है? क्वेश्चन आना चाहिए था माइंड में। गवर्नमेंट। आया क्यों नहीं? वो गवर्नमेंट रिलीज करता है, उसके पास साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी। क्लियर ये चीज? तो 1 रुपए का नोट और बाकी सभी सिक्का कॉइन्स कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, चलो। कॉइन और 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट। Law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in the settling transaction. अब मैं क्या था, क्योंकि मनी क्या है कि अपने लॉ के थ्रू बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको मतलब लीगलाइज किया, तो कोई भी इंसान अगर आप मान लो कि उसको पैसे दे रहे हो कोई डील सेटल करने के लिए, तो वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उस पर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको पेमेंट जो एक टाइप से वो रुपी में एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी इंसान को आपको 1 लाख रुपए देना है तो आप उसको जाके 1 रुपए का सिक्का दे दो, ठीक है, क्योंकि फिर उसके ऊपर भी लिमिटेशन होता है कॉइन्स लेने के ऊपर भी, ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे वो चीज। लेकिन क्या होता है, मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब रिजेक्ट कर सकता है। पीपल होल्ड मनी एज ए डिपॉजिट विद बैंक में डिपॉजिट करता है वो, ठीक है। पेमेंट बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, इंटरेस्ट भी देता है साथ में। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स अमाउंट एज इंटरेस्ट, बैंक में पैसा सेफ भी रहता है और इंटरेस्ट भी अर्न होता है हमारा। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज व्हेन दे रिक्वायर, जब मन तब उस बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, ऐसा खाता जहां पर आप जब मन तब पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है, जब मन तब पैसा जाके निकाल सकते हो, क्लियर है। ऑन द डिमांड दो टाइप का अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट होता है, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, आप जब डिमांड करोगे आप उसको पैसा वहां से, ठीक है। लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, अगर निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, लाइक फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, इस टाइप की चीज। तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आप नहीं निकाल सकते हो, ये एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वो लिमिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब एक ही समझना क्या, अब डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, कंज्यूमर कभी भी आके पैसा निकाल सकता है, डिमांड मांग सकता है अपना, ठीक है। लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के, लाइक 3 साल हो गया 5 साल का पैसा फिक्स है, कंज्यूमर आपसे नहीं मांग सकता है, ठीक है। तो बैंक यहाँ क्या है कि बैंक को यहाँ पर एक टाइप से फ्री हो जाता है, बैंक एग्जाम्पल क्या है, भैया इसका पैसा 3 साल तक मांगने वाला है नहीं, ठीक ना, तो उस पैसे को आराम से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है बैंक, क्योंकि जो इंटरेस्ट दे रहा है तो कहीं इन्वेस्ट करके बैंक पैसा दे रहा है ना आपको, किसी और को लोन दे के। तो इसलिए क्या होता है, बैंक क्या चाहेगा कि भैया, अब देखो एक एक ये सिस्टम है जहाँ पे कहीं भी आके कोई पैसा मांग सकता है, एक ही सिस्टम है कि एक बार दिया पैसा तो 3 साल 5 साल पहले आने वाला है नहीं, तो बैंक को फायदा किस में होगा, इस वाले में फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, श्योरिटी मांगने वाला नहीं है, जल्द 3 साल के अंदर श्योरिटी मिल जाता है ना उसको। यस सर। इसलिए बैंक क्या चाहता है कि मैं कंज्यूमर जो है इस वाले अकाउंट में पैसा जमा कर, इसलिए क्या होता है, बैंक जो होता है डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकता कि भैया इसमें जमा नहीं करो, इसमें जमा करो, इसलिए बैंक क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट में हार्डली 3 या 4% इंटरेस्ट देगा, और यहाँ पे 7% या 8% इंटरेस्ट देगा, कि जिससे कि लोगों को लगे कि भैया यहाँ ज्यादा फायदा है, लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, क्लियर है। पर सर इससे बैंक को फायदा क्या होता है ये? पैसा जमा होगा, बैंक लोन देगा, बैंक आपको क्या होता है 3% में या 4% देता है आपको इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन बाकी जो दूसरा बंदा लोन लेता है उससे आके उससे 15% इंटरेस्ट लेता है बैंक, ठीक है। मतलब आपका पैसा जमा करके दूसरे को लोन देके 15% कमा रहा है, आपको दे रहा 4%, मतलब क्या हुआ, बीच का 9% उसका फायदा। तो क्या होता है, अगर मान लो कि टाइम डिपॉजिट में जमा करा तो बैंक निश्चिंत होकर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है कि भैया उसको पता है कि मांगने वाला है नहीं जल्दी आके, ठीक है। ये रहा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, लोन देता है, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ, तो बैंक क्या होता है टोटल डिपॉजिट का अपने पास, एक चीज ये समझना, ठीक है, कि अगर मान लिया जाए, क्योंकि देखो बैंक में आपने पैसा जमा किया है, ठीक है, मान लो हमारा जेठालाल एग्जांपल, ठीक है, हटाओ जेठालाल को, हाँ, मान लो हमारे विजय मास्टर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बैंक में जमा किया पैसा, ठीक है, मान लो एसबीआई में पैसा जमा किया इन्होंने, ठीक, इसको एसबीआई वाला कितना देगा इंटरेस्ट पैसा जमा करने के लिए, 5% मान लिया जाए दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह क्या है कि बहुत सारे मास्टर साहब या फिर बड़े मास्टर या फिर और जैसे लोग हैं, ये बैंक में जमा पैसा करेंगे, ठीक है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। अब देखो बैंक के पास मान लिया जाए बहुत सारा पैसा है एग्जाम्पल, ठीक है, अब क्या है कि बैंकों को तो इनको 5% इंटरेस्ट देना है, तो भैया मतलब क्या कि अगर बैंक 5% इंटरेस्ट देगा कहाँ से, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि बैंक क्या चाहता है, जितना पैसा उसके पास आया ना जब, तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करे, लोन दे, जिससे कि उसको प्रॉफिट अर्न हो, और थोड़ा प्रॉफिट इनको देके बाकी अपना प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, बैंक के पास 1 सेकंड के लिए भी अगर पैसा आइडियल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका यूज नहीं किया उसने, तो उसके लिए लॉस है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं चीज, क्योंकि अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो और दूसरे को इंटरेस्ट दे रहे हो तो अपनी जेब से इंटरेस्ट दे रहे हो ना आप, क्लियर है। तो इसलिए क्या बैंक क्या चाहता है कि भैया मेरे पास जितना पैसा आया है मैं उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लोन में दे दूं या फिर अदर एक्टिविटीज में दे दूं मैं, जिससे कि मेरे को प्रॉफिट हो और थोड़ा प्रॉफिट में इनको दे दूं, क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। हेलो, सर नहीं समझ आया। फिर से समझो,
अरे तुम्हारा तो 11-12 में इकोनॉमिक्स भी था ना भाई। नो सर, हाँ मैथ्स। इसका इसका अच्छा जो भी, तो भिड़े मास्टर ने क्या किया, एसबीआई में पैसा जमा किया, एसबीआई इनको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एसबीआई से क्या होगा, जेठा भाई जाएंगे लोन लेने के लिए कि भैया हमको इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान बढ़ाना है, लोन दो, तो बैंक उनको क्या करेगा, 15% में इंटरेस्ट में लोन देगा, क्लियर है। अब क्या होगा कि बैंक बैंक को इससे कितना मिलेगा, 15% मिलेगा, इसको 5% देना पड़ेगा, तो 10% क्या होगा, बैंक का इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो अगर मान लिया जाए बैंक ने पैसा किसी और को लोन में नहीं दिया होता, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये प्रॉफिट उसको और कम हो जाता, क्लियर है। इसलिए क्या होता है, बैंक क्या चाहता है कि भैया मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है अगर बैंक के पास मान लो 100 करोड़ एग्जाम्पल, या फिर 100 करोड़, ठीक ना, अगर मान लिया जाए 100 के 100 करोड़ बैंक ने लोन में दे दिया है, और फिर बाद में कल को विजय माल्या से लोग हो जाते हैं, तो बैंक का अगर डूब जाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, डिपॉजिटर का नुकसान होगा, भिड़े मास्टर का। फिर उसका टीचर का क्या होगा, फिर सोनू का शादी कैसे होगा, क्लियर है, तो उसका खाना पीना कैसे रहेगा, क्लियर है ये चीज। इसीलिए क्या होता है, यस सर। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपके पास जितना पैसा है आप सबको लोन में घुमा दो, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि मैंने क्या, डिमांड डिपॉजिट, तो कंज्यूमर कभी भी आपके पास पैसा मांग सकता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या होता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं रहेगा, तो कल को आपको कुछ नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है, तो आप उसको कवर कैसे करोगे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बना, मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई से जितने सारे बैंक होते हैं ना हमारे कॉमर्शियल बैंक, तो क्या होता है आरबीआई जो उनको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई का एक रूल है, ये हालांकि 12th के अंदर हम डिटेल से करेंगे, बट आ गया तो हम लोग समझ ही लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर कितना मनी सप्लाई होगा वो कौन मॉनिटर करता है, कौन देखता है, उसके मैनेज करता है, वो आरबीआई मैनेज करता है मनी सप्लाई को, क्लियर है। तो मतलब क्या, इंडिया का मॉनिटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है, आरबीआई। यहाँ तक क्लियर है बात। यस सर। ठीक है, अब कैसे करता है, अब अगर करता है तो मन में तुम्हारा सवाल आना चाहिए भैया कैसे करता है, ठीक है। तो इसका कुछ टूल्स होता है, ठीक है, टूल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। जितना समझ में आ रहा है उतना भी समझना, ठीक है, क्योंकि 12th में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा दूँ चीज, लेकिन जहां समझ में ना आए फिर टोक देना, ठीक। अब जो क्वांटिटी टूल्स होता है, इसके थ्रू क्या होता है, वो ये देखता है कि भैया कितना क्वांटिटी में मार्केट के अंदर पैसा जाएगा, मनी कितना क्वांटिटी में जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये डिफरेंस अभी छोड़ दो, ज्यादा बड़ा दिमाग के ऊपर। समझा दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, देखो अब क्या होता है, कुछ टूल्स होता है, अगर उसको अगर आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि भैया आपका ये काम है कि इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई हो रहा है उसको मॉनिटर करो, तो उसको कुछ पावर भी दिया होगा कि भैया ये रहा आपका टूल, ये टूल का यूज कर आरबीआई इंक्रीज और डिक्रीज करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। उसमें से एक टूल क्या है, सीआरआर और एसएलआर। वो इसका फुल फॉर्म बता सकता है। कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुअरी एसएलआर का मैं भूल नाम गई। के साथ बताओ, नाम के साथ बताओ। दीपशिखा। दीपशिखा। और कोई, एसएलआर का फुल फॉर्म बताओ कोई। तो इससे ये आइडिया लगेगा ना कि अल्टीमेटली तुम्हें कितना पता है, उसी हिसाब से फिर आपको समझाना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए बिना सामने वाले को समझे हुए समझाना ठीक नहीं होता है ना, इसीलिए मेरे को देखना पड़ेगा। बताओ एसएलआर का फुल फॉर्म बताओ कोई। शायद स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो नॉट कंफर्म शायद। ठीक है, जो भी हटाओ। अब देखो होता क्या है मेनली, ठीक है, तो ये जो टूल है इसका टूल क्या होता है, आरबीआई इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई होगा वो रेगुलेट करता है, ठीक। सीआर क्या होता है, मैंने क्या बताया, मान लिया जाए बैंक के पास एक दिन में, मान लिया जाए 120 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, 120 करोड़ कितना बैंक में डिपॉजिट हुआ, ठीक है। सेम दिन जो और जो मतलब मान लो लोगों ने अपना 20 करोड़ निकाल लिया, ठीक है, 20 करोड़ निकाल लिया, मतलब क्या 120 करोड़ क्या हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, 20 करोड़ लोग रुपए निकल गया, तो नेट उस दिन बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ है, 120 जमा हुआ, 100 करोड़ हुए, हाँ 100। अब क्या होगा, इन 100 करोड़ में से ये अब 100 करोड़ क्या कहलाएगा तुम्हारा, एनडीटीएल, खैर जो भी हो, ठीक ना, मतलब इसको समझो नेट उस दिन बैंक के अंदर 100 करोड़ आया नेट, ठीक है। अब क्या होगा, इन 100 करोड़ में से क्या होता है कि पूरा का पूरा आप लोन में नहीं दे सकते हो, आरबीआई का रूल है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा का पूरा लोन में दोगे और कल को एग्जांपल बैंक में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है बिकॉज कि आपका बैंक को नुकसान होता है, तो कंज्यूमर का पैसा कहाँ जाएगा, इसलिए आपको कुछ अमाउंट को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अमाउंट को आपको अलग रखना पड़ेगा जिसको आप खर्चा नहीं कर सकते हो, ठीक है, और बाकी अमाउंट में आप लोन घुमाओ, ठीक है, मतलब क्या, लोन में मिला हुआ 100 के 100 करोड़ को आप नहीं घुमा सकते हो, कुछ अमाउंट को आपको
साइड में रखना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी कि कल को नुकसान भी हो जाए तो मैं इनसे अपना भरपाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ये डिसाइड कौन करता है? यस सर। करता है कितना रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। तो वो जो रखा जाता है, दो चीज रखा जाता है, एक सीआर होता है, एसएलआर। सीआर क्या? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब क्या हर बैंक को उसके पास जितना नेट आया ना पैसा, उसका 4%, ठीक है, ये रेट अभी का बता रहा हूँ, उसका 4% क्या है, कैश में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। क्लियर? जैसे मान लो एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई के पास अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि अगर मान लो आज के डेट में 100 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो क्या टोटल 100 करोड़ का डिपॉजिट है उसके पास, तो उस 100 करोड़ में से क्या है कि उसको अपना पास जितना टोटल पैसा आया 100 करोड़ का, उसका 4%, मतलब 4 करोड़ जो है, 4% जो है उसका, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा इन कैश। क्लियर है ये चीज? यस सर। सबको क्लियर है ना ये चीज? मतलब सुमन, तुम पता थे ना कि बैंक अपने पास पैसा नहीं रख सकती है, मतलब उसको लॉस हो जाएगा, उसको लोन देना होगा, है ना? हाँ हाँ, तो ये वो से सही है, वो लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेकिन अगर ये मान लो अलग होता है सब पैसा दे देगा, सब पैसा दे देगा, तो वो भी तो नुकसान है। अल्टीमेटली मान लिया जाए उसका नुकसान है, ठीक है, तो भरपाई कैसे कर पाएगा? कुछ तो उसके पास साइड में होना चाहिए ना। ठीक है, और सेकंड चीज क्या, ये बाय लॉ प्रोविजन है, ठीक ना, ये बाय उसको वही ये लॉ है। बाय लॉ है, ठीक है, तो उसको करना ही करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसके ऊपर आरबीआई पेनल्टी लगाएगा उस बैंक के ऊपर। ठीक है, तो मतलब यही ना कि 4% रख के बाकी सब अब लोन दे सकते हैं। हाँ हाँ दे सकते, ठीक ना। तो सीआर हो गया 4%, नहीं नहीं, एक और चीज है, एक एसएलआर होता है, ठीक है। तो सीआर क्या होता है, बैंक को आरबीआई के पास कुछ अमाउंट रखना पड़ता है डिपॉजिट में। ठीक, ये चीज समझ में आया कि बैंकों को अपना टोटल अमाउंट का कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज ए डिपॉजिट, ठीक है, कैश में। क्लियर है? ये क्लियर? इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, चलो इससे क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब ऐसा अगर मान लो कुछ नुकसान हो गया, तो हर नुकसान के लिए तो अपना पुराना पैसा निकालने जाएगा नहीं ना वो, तो क्या होता है, एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बैंकों को एक सफिशिएंट अमाउंट जो होता है वो साइडलाइन करके रखना पड़ता है अपने पास। मान लो ये अभी के टाइम में 18%, मतलब क्या है कि टोटल 18 करोड़ जो उसके पास रखना पड़ेगा साइड में। तो अभी हम क्या मान रहे हैं, 100 करोड़ से देख के मान रहे हैं ना, तो 4 करोड़ तो जमा कर दिया अपना आरबीआई के पास कैश में, बाकी क्या क्या 18 करोड़ उसको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक, बैंकों के पास। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीआर जो होता है बैंक आरबीआई के पास रखता है, एसएलआर जो होता है बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, अब क्या होता है, जहां सीआर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ कैश में आप रख सकते हो, एसएलआर में क्या होता है, प्रोविजन ये होता है क्या कि आपको टोटल 18 करोड़ रखना होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैश में रखो या गोल्ड में रखो या फिर आप कोई बॉन्ड में रखो। ठीक है, समझ में आया? गुड्स क्या रखेंगे? बॉन्ड मैंने बोला, बॉन्ड, गोल्ड बोला, ये गोल्ड है, या तो आप सोना रखो या बॉन्ड रखो, ठीक ना। तो टोटल मिला के आपको उतना पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस मतलब क्या, बाय प्रोविजन ऑफ लॉ है कि आपको अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट का, ठीक है, कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ठीक, अगर बैंक मान लिया जाए आरबीआई के पास पैसा रख, आरबीआई के पास पैसा, ठीक, आरबीआई के पास उसने पैसा रखा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सीआर रेशियो। ठीक है, अगर बैंक अगर अपने पास रख रहा है तो क्या होगा, एसएलआर रेशियो। क्लियर? तो मतलब क्या, सीआरआर मिलाकर और एसएलआर मिला के जो पैसा नेट आएगा तो उसको वो लोन में नहीं घुमा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर मान लिया जाए कि बैंक के पास 100 रुपए, ठीक है, और ये एसएलआर से क्या जो मतलब जो परसेंटेज है ना, ये आरबीआई डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। तो मान लो बैंक के पास 100 करोड़ है, ठीक, एग्जाम्पल आज के डेट में, आज के डेट में ये फिक्स किया है कि भैया सीआरआर रेशियो जो है मैं 4% रखूंगा और एसएलआर जो है मान लो कि 20% रखूंगा। ठीक है, क्लियर? तो मतलब क्या, भले ही बैंक के पास 100 करोड़ हो, लेकिन वो 4 करोड़ आरबीआई रखेगा और 20 करोड़ अपने पास रखेगा। ठीक है, तो मतलब क्या, वो अपने 100 करोड़ में से 24 करोड़ क्या है, 24 करोड़ क्या साइड में रख देगा, उससे वो एक पैसा लोन में नहीं, बाकी जो 76% जो उसके बाद, या 76 करोड़ उसके बाद बचा, 76% जो अमाउंट बचा उसको वो फ्री है लोन में घुमा, जिसको मैंने उसको लोन दिया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि क्लास 12 का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब लेकिन बात ये होता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर बैंकों को छूट दे रहे भैया कि जो 76 आपके पास बचा है ना, 76 करोड़, ये आप अपने मन से घुमाओ, तो बैंक क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या होगा, सिर्फ जेठालाल टाइप के लोगों को लोन में देगा। क्लियर है? फिर जो बिजनेसमैन है या फिर जो हाई इंटरेस्ट वाला लोन है उसी को दे पाएगा।
फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, एडुकेशन में, एमएसएमई सेक्टर में लोन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये सब सेक्टर क्या था, रिस्की है, तो बैंकों को रिस्की सेक्टर पसंद नहीं होता है। क्लियर है? तो क्या होता है बात के अंदर कि आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि ये जो 76% है ना, इसमें इसके अंदर में से भी बाकी इंपॉर्टेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर कुछ पैसा जाए, इसीलिए आरबीआई ने एक प्रोविजन डाला पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब दिखाता हूँ क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या लेंडिंग होता है। मतलब क्या आरबीआई ने ये बोला है कि भैया ये कुछ कुछ सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के अंदर जो कि जिसका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में है, ठीक है? एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर हो गया, मेरा ये क्या है, बहुत प्रायोरिटी वाला सेक्टर है, इसका डेवलपमेंट होना जरूरी है, इसलिए इस सेक्टर में लोन जाना जरूरी है, क्योंकि बिना लोन के, बिना क्रेडिट के डेवलपमेंट होने वाला है नहीं, ठीक है? अब देखो ये चीज क्लियर हो गया कि बैंक जो यहाँ पे क्या 24 रुपए साइड में कर देगा, 76 रुपए लोन में घुमा सकता है, ठीक है? क्लियर है? लेकिन 76% से भी क्या है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसको पीएसएल प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हो रहा है कि नहीं जो बता रहा हूं मैं? मतलब ये फिक्स नहीं है ना, कितना भी रख सकते हैं? नहीं, वो टाइम टू टाइम। आप देखो रेट क्या है उस पर ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है? कि मतलब क्या है, तो लोन देखो टोटल पैसा में से तो कुछ पैसा उसको साइड रखना है, कुछ आरबीआई के पास, कुछ अपने पास, ठीक है? उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को लोन में घुमाता है, ठीक ना? तो अब इसका भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है? अभी 76 रुपए जो लोन में घुमा रहा है ना, वो 76 रुपए में से कुछ पैसा ना इसको कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को देना पड़ेगा, ठीक, लोन के तौर पर, ठीक है? क्लियर है? रिस्पॉन्स दो थोड़ा सा। हाँ यस सर। अब होता क्या, आप देखो, अब ऐसे समझते हैं, मान लो बैंक के पास था 100, ठीक है, ठीक? अब उस 120 करोड़ में से क्या हुआ, टोटल एसएलआर सीआर मिला के उसने 20 करोड़ साइड रख दिया, ठीक है? अब उसके पास लोन घुमाने के लिए कितना पैसा बचा, 100 करोड़, ठीक? तो अब जो इसका 100 करोड़ बचा ना, तो उस जितना पैसा बचा उसमें से क्या होगा, अभी का रेट है 40%, ठीक है? तो मतलब क्या, टोटल अमाउंट घुमाएगा, ठीक ना, उसका 40% उसको क्या है, पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर देना पड़ेगा। क्लियर? हेलो, हाँ, सर तो मैंने पीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब वो कुछ सेक्टर इसके अंदर आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ये चीज फिर से बताओ। तो ये भी आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने कौन से सेक्टर में कितना देना है? आरबीआई डिसाइड करेगा। यस सर। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये चीज जो है कहीं ना कहीं मैक्रो में इंटर कर गया बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है? तो हायर क्लासेस में और हम लोग करेंगे, ठीक? ताकि हमने तो 40% को देना पड़ेगा, लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि मान लो किसी ने 40% नहीं दिया तो क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था, क्रॉस क्वेश्चन करो, नहीं बैठे हैं समझने बैठे हैं, और जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए बोला माइंड के अंदर से जब सर बोलोगे तो क्या होगा, हायरार्की क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसको हटाओ, भैया बोलो, क्योंकि ज्यादा फ्रेंडली होता है तो ज्यादा अच्छे से डाउट्स वगैरह पूछ पाओगे, क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है? ये मैंने नहीं समझा, ने बोला था कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशन फ्रेंड्स टाइप होना चाहिए, बिकॉज जब तक फ्रेंड टाइप नहीं होगा तो जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर टीचर स्टूडेंट में हायरार्की हो जाता है, सोचना पड़ता है, अरे मैंने पूछा वो कुछ बोल गया तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? तो अगर 40% नहीं देगा तब क्या होगा, उस बारे में आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जब हम लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी एक चीज क्या कि हाँ, keeps only a small portion of their deposit as a cash with themselves, ठीक? This is kept, अब क्यों रखा जाता है एसएलआर सीआर अपने पास बैंक रखता है, ठीक है? क्यों अलग करके रखता है पूरे लोन को, क्यों लोन में नहीं घुमाता है, उसका रीजन क्या है? This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on a given day. किसी भी टाइम आ सकता है पैसा मांगने के लिए। Banks use the major portion of the deposit to extend loan. तो बैंक के पास जो पैसा आता है वो क्या होता है, उसका मेजर पोर्शन क्या करता है, वो 76% के टाइम में, ठीक है, वो करता है लोन में घुमाता है, ठीक है? Banks make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. मेरे मास्टर ने पैसा जमा किया तो जेठालाल को लोन मिला, ठीक है? तो एक ने लोन जमा किया, मतलब एक ने डिपॉजिट किया, दूसरे को लोन मिला, उस टाइप से बैंकिंग सिस्टम काम करता है हमारा। बैंक्स mediate between those who have surplus fund, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा वो बैंक में जमा कर रहा है, जिसके पास कम पैसा है, जिसको पैसा चाहिए, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में जमा कर रहा है, जिसको पैसा जरूरत है वो बैंक से लोन ले रहा है। तो क्या कर रहा है, जिसको पास एक्स्ट्रा है और जिसको पास कम ही है, उन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है बैंकिंग सिस्टम हमारा। Mediate between those who have surplus funds, depositors, and those who are in need of these funds, borrower. Clear ये चीज?
जो पैसा जमा कर रहा है वो क्या डिपॉजिटर है, जो पैसा ले रहा है वो बोरोवर है, ठीक है। अब क्रेडिट लोन रिफर टू द एग्रीमेंट इन विच द, ये हटाओ बेकार चीज है। क्रेडिट क्या होता है कि वही मतलब आप किसी लोन ले रहे हो तो क्यों लोन ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एक टाइप से लोन लेना, एक टाइप से एग्रीमेंट होता है कि भैया मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, इन फ्यूचर में इतना इंटरेस्ट कर आपको लौटा दूंगा, तो वही सब चीजें। अब देखो फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है, ठीक है, हमने देखा ऑलरेडी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाना है, पॉवर्टी रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना है, तो हमने देखा क्रेडिट सस्ते रेट पे देना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देख चुके हैं, पॉवर्टी के चैप्टर में हमने देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में हमने देखा था। तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट। ये सारा चीज क्या होता है फार्मिंग सेक्टर के अंदर, ये सब क्या है हमारा एक टाइप से रिक्वायरमेंट है, इनपुट है हमारा, ठीक। अब क्योंकि 80% से ज्यादा फार्मर्स क्या है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो कि उनके पास सरप्लस कैपिटल नहीं होता है, अपना कैपिटल मतलब जो पिछला क्रॉपिंग सीजन से जो उनके पास पैसा मिला उससे कुछ सेव हो जाए और वो इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है एक उनको कंटिन्यूअसली डिपेंड करना पड़ता है क्या क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट मिलेगा तो उसका यूज करके हम लोग इनपुट्स खरीदेंगे और फिर उससे प्रोडक्शन करके फिर वापस कर देंगे, ठीक है। तो फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ द लोन इज क्लोजली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मिंग, ठीक है। अब एक फार्मर क्या हो रहा है कि जब क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होने वाला तो वो लोन ले रहा है, ठीक है, क्रॉपिंग सीजन के पहले ये सोच के कि भैया मैं क्रॉप के लिए पैसा ले रहा हूँ, इसका इनपुट खरीदूंगा तो फसल अच्छा होगा, तो बाद में क्या होगा कि जब मेरा हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो फसल को बेच के जो इनकम होगा उससे बैंकों का पैसा मैं लौटा दूंगा। तो क्या हो रहा है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि फार्मर्स का जो रीपेमेंट का कैपेसिटी है, जो मतलब पैसा लौटाने का जो कैपेसिटी है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी को जो मार्केट में बेच के पैसा आएगा उसके ऊपर। क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ में आया कि नहीं चीज? हाँ क्लियर। सबको क्लियर है? हेलो? यस क्लियर। ठीक है। अब क्या अगर मान लिया जाए किसान ने पैसा लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लोन लिया, ठीक है, अगर मान लो किसी रीजन से या तो बारिश कम हुआ या फिर बाढ़ आ गया या सूखा आ गया, फिर मतलब कुछ भी चीज हो गया, अगर मान लो कि उसका प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक, तो सिंपल सा बात है कि मार्केट में अब बेचेगा तो कम सामान बेचेगा पहले के मुकाबले, तो पैसा भी कम मिलेगा, तो बैंकों का लोन चुका नहीं पाएगा वो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सिचुएशन क्या है, बैंक का लोन चुका नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन अगला बार खेती करने के लिए उसको फिर और कैपिटल चाहिए ना, पैसा चाहिए, तो क्या वो नया लोन लेगा, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली अब ये कोई गारंटी भी नहीं कि जो नया लोन लेगा उससे भी अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो गया रहा है कि हमारा जो फार्मर है कहीं ना कहीं विशियस साइकिल ऑफ लोन में फंस रहा है, ठीक है, मतलब एक लोन ले रहा है, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन, इस टाइप से लोन का चक्कर चल ही रहा है। रीजन एक समझ में आया कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, समझ में आया ये चीज, हाँ या नहीं? हेलो, एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने ये बोला एक जो फार्मर होता है मेनली, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या देखा, हमारा 80% जो फार्मर्स होता है वो क्या होता है स्मॉल एंड मार्जिनलाइज होता है, मतलब क्या उनके पास सरप्लस कैपिटल नहीं है जो वो इन्वेस्ट कर सके अगले क्रॉपिंग सीजन के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है डिपेंड होता है क्या किसके ऊपर, हमारा लोन के ऊपर, ठीक है, कि भैया लोन मेरे को मिलेगा, उसमें मैं इनपुट्स खरीदूंगा, उसको इनपुट्स खरीद के खेती करूंगा, खेती से जो इनकम होगा मैं उसके बाद लोन चुका दूंगा, ठीक है। उसने लोन लिया ये सोच के कि भैया मेरा खेती होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, फिर मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं लोन रीपेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बात ये हो रहा है कि ये जो लोन रीपेमेंट का जो कैपेसिटी है फार्मर्स का कहीं ना कहीं डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो उसको पैसा अच्छा मिलेगा, मार्केट वैल्यू। अगर एग्रीकल्चर मान लो अच्छा नहीं हुआ, किसी बाढ़ आ गया, सूखा आ गया या कोई और रीजन से, तो अल्टीमेटली क्या है कि उसका प्रोडक्शन कब होगा, उसके पास कम इनकम होगा, तो वो फिर लोन रिपेमेंट भी नहीं कर पाएगा। समझ में आया चीज? हाँ अब आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा बात है क्या फार्मर्स का जो रीपेमेंट का कैपेसिटी है डिपेंड कर रहा है उसके एग्रीकल्चर के अच्छे के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो वो रिपेमेंट कर पाएगा, नहीं हुआ तो नहीं कर पाएगा। तो मान लो किसी ईयर क्या हुआ कि नॉर्मल सा बात है ना, क्या होता है कभी बाढ़ आ गया कोई एरिया में, ठीक सूखा पड़ गया, ठीक है, या फिर वो अचानक बारिश आ गया क्रॉपिंग के टाइम में तो सब फसल बर्बाद, तो क्या अल्टीमेटली सिचुएशन क्या होता है कि फार्मर्स के पास ऑलरेडी जो इनकम होता है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, क्लियर है। पहला अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर कि जो पुराना लोन उसने लिया वो नहीं चुका पा रहा है वो, ठीक है, इसे क्लियर है, पुराना लोन तो चुका नहीं पाएगा वो क्योंकि उसका फसल कहना खराब हो चुका है, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है कि उसको अगला सीजन में क्रॉपिंग करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करेगा कहीं और से दूसरा लोन लेगा। तो ऐसे क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यूअसली एक
मतलब डेप्थ के साइकिल में फंसते जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में फिर वही होता है कि जब चुका नहीं पाता है सब साइड से, तो लास्ट में फिर वो फार्मर सुसाइड, ठीक, एक ही रीजन। बट सुना, हाँ ये तो वो गांव में जो महाजन पैसा देता है, ये तो वो प्रोसेस हो गया ना। नहीं, बैंकों के तो अंदर बैंक चीज होता है, कुछ, क्यों बैंक को तो कुछ होगा ना कि कुछ, जैसे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो कुछ छूट मिलता होगा ना। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन अगर उस स्टेट में है तो गवर्नमेंट छूट देगा, वरना अगर इलेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट पूछता भी नहीं है। और दूसरा बात, क्रॉप लोन का जो ये बोला ना कि अपने गवर्नमेंट छूट देता है, उसका एक अलग टॉपिक है, ठीक, कि क्रॉप लोन का फायदा किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ठीक है। पहला बात तो ये, सभी फार्मर्स जो है बैंक से लोन लेते नहीं है, ठीक है। तो क्रॉप लोन में गवर्नमेंट ये बोलता है कि भैया जिन्होंने क्रॉप लोन लिया है मैं उसका माफी करता हूँ, कर्ज माफी करता हूँ। तो पहला बात तो ये रहा कि भैया जो जो बड़े फार्मर्स जिनका बैंक अकाउंट है एग्जाम्पल, या फिर जो बैंकों से लोन लेते हैं, सिर्फ उनको फायदा मिलेगा। जो लोअर फार्मर्स है, क्या है कि देखो मैंने क्या बताया था, बैंकिंग सेक्टर से लोन लेने के लिए क्या चाहिए एक फार्मर को, कोलेटरल चाहिए, मतलब क्या बिना कोलेटरल के, बिना जमीन के उसको लोन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और सबके पास जमीन नहीं है, ठीक। पहला लैंडलेस लेबर, दूसरा क्या हमने क्या देखा था कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्या कि सब जिसके नाम पे जमीन है भैया वो तो शहर में जाकर काम कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात है, जमीन है तो शहर में जाकर काम कर रहा है। तो जो यहाँ पे जमीन है नहीं, तो वो कल को बैंक से लोन लेने भी जाएगी तो उसको लोन नहीं मिलेगा वहां पे। क्लियर ये बात। अब दूसरा बात क्या है कि लैंडलेस लेबर भी होता है, बहुत लोग ऐसा होता है जो दूसरे की जमीन पे खेती करता है बट्टे पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर तीसरा चीज क्या होता है हमारा कि इलिटरेसी भी है, फॉर्म भरने का प्रोसेस, प्रैक्टिकलिटी, बहुत सारी इशू होता है। इसलिए क्या है कि ज्यादातर जो लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, लाइक महाजन से, इस सब से। तो वहाँ क्या होता है, अगर मान लो जमींदार के पास लोन लेने जा रहा है तो जमींदार कोई पेपर वर्क उनसे नहीं करवाता है, ठीक ना। वो कहीं ना कहीं ओरल एक टाइप से वो चीज होता है, एग्रीमेंट, ठीक। और कहीं ना कहीं क्या होता है, इंस्टेंटली लोन उनको मिल जाता है, ठीक है, बिना कोलेटरल के भी, ठीक है। तो ये सब चीज होता है, इसलिए क्या होता है कि वो लोग भी वहीं से लोन लेते हैं, ठीक है। समझ में आया चीज। तो एक चीज समझ में आया क्या कि फार्मर्स का जो रीपेमेंट कैपेसिटी होता है वो करता है किसके ऊपर, करता है हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी ऊपर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए डिमोनेटाइजेशन, ठीक ना, या फिर ये कोविड का लॉकडाउन, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि फार्मर्स ने चाहे डिमोनेटाइजेशन पहले हो चाहे कोविड के पहले, तो उसने कहीं ना कहीं कैपिटल लिया होगा प्रोडक्शन करने के लिए, क्लियर है। लेकिन अब क्या, जब फसल का टाइम आया तो क्या अल्टीमेटली मार्केट सब बंद, या तो लोगों के पास पैसा नहीं, या फिर लोगों सब कुछ मार्केट बंद। तो अब क्या सिंपल सा बात होगा, फार्मर्स का कहीं ना कहीं इस केस में क्या कि उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं मार्केट के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी मान लो अच्छा हो भी रहा है बट मार्केट में बिक नहीं रहा क्योंकि मार्केट सब क्लोज है, क्लियर है। तो सिंपल बात ऐसे में फार्मर्स का लॉस हुआ, एग्जांपल, उनको अर्निंग होगा, अर्निंग नहीं होगा तो क्या अल्टीमेटली, अब देखो पुराना लोन तो चुका नहीं पाएगा, सिंपल सा बात है। अब क्या अगर क्रॉपिंग मतलब एक टाइप से मतलब सीजन जब आएगा तो नया क्रॉप लगाने के लिए फिर उसको लोन ढूंढना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो कोविड आया का सिचुएशन आया है ना, या इस टाइप का मतलब जो भी चीज हो, कोविड का सिचुएशन आ रहा, लॉकडाउन होता है, इस कारण क्या हो, कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा जो इंडिया का एक मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। क्लियर ये चीज, क्योंकि अल्टीमेटली क्या किया कि उसने अल्टीमेटली उसके ऊपर और लोन का बर्डन बढ़ा दिया है, ठीक है। लास्ट ईयर भी देखो, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, तो फार्मर्स का तो ऐसा हुआ, तो फार्मर्स ने चलो एक साल चलो मतलब 2019 में लोन लिया, 2020 में लोन लिया था, ठीक है, क्रॉपिंग सीजन के लिए, चलो लॉस हुआ, चलो फिर उसने क्या किया 2021 में फिर दोबारा लोन ले लिया, ठीक ना, दूसरे इंसान से। 2021 में भी सेम सिचुएशन हुआ, तो क्या करेगा, फिर नया लोन लेगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअसली एक आदमी से लोन ले रहा है, फिर उसको लौटा नहीं पाया तो दूसरे आदमी से फिर लोन ले रहा है अपना काम चलाने के लिए, उसको लौटाने के लिए, ठीक ना। अब क्या दो का कर्जदार वो हो गया है। अब क्या करेगा, वैसा सिचुएशन आ गया, लौटा नहीं पाया तो तीसरे आदमी से कर्ज ले लेगा। ऐसे करके लास्ट में क्या होता है कि वो एक मेंटल या प्रेशर हो जाता है, या साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है कि लास्ट में फिर वो सुसाइड कर लेता है लास्ट में। तो ये चीज समझ में आया कि फार्मर्स, सभी स्टेट तो फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income of the farming, ठीक ना। तो लोन रिपेमेंट करेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा, कि भैया उसका अर्निंग कितना हो रहा है फार्मिंग सेक्टर से, क्लियर है। फेलियर ऑफ द क्रॉप मेक लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। अगर क्रॉप फेल हो जाता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल होता है रिपेमेंट करना, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट इन दिस सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो उसने लोन लिया ना, pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful, जहां से रिकवरी का कोई रास्ता उसके पास नहीं होता है, ठीक है। In one situation
क्रेडिट हेल्प द इंक्रीज अर्निंग। तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट के किसी ने मान लो लोन लिया तो उससे अपना फार्मिंग इंप्रूव कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंडीशन ऐसा बन जाता है कि देखो क्रेडिट वही है, किसी का इंप्रूवमेंट हो जाता है, बट किसी का क्या होता है सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि क्रेडिट कार्ड वो कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, क्रेडिट पुश द क्रॉप फेलियर, क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू डेब्ट ट्रैप, टू रिपे हर लोन शी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। अपना जमीन बेचे करना पड़ता है, ठीक है, अपना घर बेचे करना पड़ता है, फिर बाद में एक टाइम में जो फार्मर के पास कुछ जमीन था वो बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाता है, लैंडलेस लेबर। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है, जो भी है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो अब क्या होता है कोलेटरल, क्योंकि आपको क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो भैया आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जो फॉर्मल सेक्टर में होता है ज्यादातर। कोलेटरल क्या होता है समझ में आ चुका है? कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। वो लैंड भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। ठीक है, जब तक वो देखा ना जो भी है, ठीक है ना, मतलब क्या कि भैया ये मैं इसको गिरवी रखता हूँ, जब तक मैं लोन वापस नहीं करूंगा आप इसको रख लो। ठीक है, और एक मूवी देखा था ना वो शाहिद कपूर और करीना कपूर का था, तो वो जो एक क्या कहता है पैसा वाला लोन लेता है उसमें, ठीक है, तो क्या बोलता है भैया ये मतलब ये रहा मेरा भतीजा है, ठीक ना, शाहिद कपूर, इसको आप अपने पास जब तक मैं आपका लोन चुकाता नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे को अपना मेरा बोट मेरे को वापस कर दो। ठीक है, जब तक मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो मेरे भांजे रख लो एज ए गारंटर। ठीक है, याद आया कुछ? यस सर, हाँ भैया। ठीक है, चलो, तो कई मूवी देखना चाहिए, एग्जाम्पल में काम आ जाता है, कौन सा समझ जाएगा। हाँ, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल, तो उसका राइट हो जाएगा, वो बेच के अपना पैसा वापस ले सकता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ तक क्लियर है सबका? अब मैंने क्या बताया, बैंकों के अलावा भी क्या होता है कि रूरल एरिया में क्या होता है, क्योंकि बैंक से सब लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, दूसरा क्या होता है बैंक का रीच भी तो होना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए 3A चाहिए मेरे को, क्या? अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी था, एक्सेसिबिलिटी था, और अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या कि एक्सेस भी होना चाहिए उस एरिया में, ठीक है, उस जगह पे। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, एग्जांपल आज भी क्या इंडिया के अंदर मोर देन 80% जो वुमेन है वो क्या होता है कि सैनिटरी पैड अफोर्ड नहीं कर पाती या फिर कपड़ा यूज करती है नॉर्मली। क्यों? पहला रीजन तो क्या कि भैया ऑलरेडी इंडिया के अंदर पॉवर्टी है कि वो कहीं ना कहीं उतना चीज अफोर्ड नहीं कर सकते उतना महंगा। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है इसलिए वो चीज का यूज नहीं होता। सेकंड क्या? एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या कि भैया किराना दुकान पे तो बिकने वाली चीज है नहीं, तो मेडिकल स्टोर में बिकना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहीं ना कहीं गांव के एरिया में मेडिकल स्टोर नहीं है या फिर वो ऐसा चीज मिलता नहीं है जल्दी क्योंकि लोग यूज नहीं करते, तो उन लोगों का एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है कि जाके वो खरीद पाए। ठीक है, सेकंड चीज क्या होता है? अवेलेबिलिटी। अगर मान लो कि होता भी है वहां पे तो क्या होता है बहुत कम अमाउंट में लोग रखते हैं। ठीक है, आया स्टार्टिंग में 1-2 दिन में खत्म हो गया, जिसको लेना जो अफोर्ड कर सकता है वो ले लेता है, लेकिन बाद में वो रहता नहीं है, तो क्या अवेलेबिलिटी नहीं है। एक्सेसिबिलिटी है कि वहां पे मान लो कि दुकान में मिल भी रहा है, लेकिन तो दुकान में जाके वहां देखा तो वहां अवेलेबल नहीं है वो चीज। ठीक है, तो इसलिए क्या है तीनों चीज जब तक नहीं होगा तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सेम चीज क्या है क्रेडिट के साथ भी, लोन के साथ भी। क्या एक फार्मर को लोन चाहिए तो क्या होना चाहिए उसके लिए? क्या है? अवेलेबिलिटी, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन के पास जो उसको लोन में दे सके। एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि उसको पैसा दे सके लोन में। ठीक, सेकंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब क्या ऐसा नहीं कि पैसा दे रहा हो, देने वाला हो वहां पर, ठीक है, वो बोले भैया मैं 50% में इंटरेस्ट में पैसा दूंगा, तो अफोर्डेबल तो है नहीं ना, तो अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, कम रेट में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या? एक्सेसिबिलिटी, कि फार्मर वहां से अचानक जा सके। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भैया कि एग्जाम्पल ले लिया जाए कि कोई फार्मर है एक गांव के एरिया में, ठीक ना, उसको आप ये बोल सकते भैया आओ सिटी के अंदर बैंक है, ठीक है, सिटी के अंदर बैंक में आके आप एप्लीकेशन भरो फिर वहां से आपको लोन मिलेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, उसके पास में होना चाहिए, मतलब क्या जहां से लोन मिल रहा है वो जगह उसके पास होना चाहिए जहां पे वो आराम से जाके लोन ले सके। ठीक, सस्ते रेट पे मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और वहां पे सफिशिएंट लोन के लिए पैसा होना चाहिए। क्लियर? ये चीज तीनों चीज होना चाहिए वहां पे। ठीक, अब क्या होता है, अब बैंक क्या होता है, मनी लेंडर आराम से सब जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि और दूसरा बात क्या वहाँ पे अलग पेपर वर्क या फिर कोलेटरल का भी इशू नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर मेरा होता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, मनी मार्केट, जैसे जमींदार हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देते हैं, लेकिन फार्मर्स तब भी जाके वहीं पे लेता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब उसको चाहिए तब लोन मिलता है और बिना कोलेटरल के मिलता है, बिना किसी पेपर वर्क के मिलता है। ठीक है,
क्लियर है? तो मतलब क्या बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी कुछ कुछ या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टाइप के होते हैं, वो भी लोन देते हैं, काम करते हैं। क्लियर है ये चीज की नहीं? बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जहां पे सब लोग मेंबर आपस में मिलकर एक पूल अप करते हैं अपने रिसोर्सेज को। क्लियर है यहां तक? हेलो हेलो यहाँ तक क्लियर है? तो यस सर। ठीक है, अब ये देखो इंडिया के अंदर जो मैंने बताया कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहाँ से मिलता है, लोन कहाँ से लोग ज्यादा लेते हैं, ठीक ना। वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर हो गया बैंकिंग सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर जो होता है क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या हो गया, वही कि मनी लेंडर हो गया, हमारा जमींदार हो गया, इस टाइप के लोग, ठीक। तो ये देखते हैं क्या कि इंडिया का जो फार्मर्स एक टाइप से जो लोन लेता है उसका सोर्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो मेनली जो कॉमर्शियल बैंक होता है वहां से लगभग 25% किसान लोन ले रहा है, ठीक है। क्लियर है? मतलब 25% जो किसान है वो बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक है। 33% जो है मनी लेंडर से लोन लेते हैं, ठीक है। लगभग 25% हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं। मतलब क्या 50% ले लिया जाए तो फॉर्मल सेक्टर से हो गया, ठीक है। 33% मनी लेंडर से हो गया, फिर लैंडलॉर्ड से 1% हो गया, कुछ फ्रेंड से लेते हैं, कुछ रिलेटिव से ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन होते हैं? एग्जांपल मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ठीक है ना, कोई फ्रेंड वेंड हो गया, रिलेटिव हो गया उससे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। फॉर्मल सेक्टर को तो आरबीआई की टाइप से मॉनिटर कर सकता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर चीजों को कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। वो मनमाने पर डिपेंड करता है। क्लियर है? द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू, इसलिए क्या होता है आरबीआई इंश्योर करता है, आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। जो मैंने क्या बताया, आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो 76% जो लोन बचा, ठीक ना, जो कि आफ्टर सीआरआर और एसएलआर को मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को साइडलाइन करने का जो अमाउंट बचा, ठीक ना, उस अमाउंट में से अगर बैंक लोन में घुमा रहा है तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि वो जो अमाउंट बैंक घुमा रहा है लोन में, ठीक है, वो जो अमाउंट है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर कोई ना जाए, वो हमारे सोशल सेक्टर हो गया या फिर जो अदर सेक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए उसमें भी हो जाए, ठीक है। तो आरबीआई इंश्योर दैट द बैंक्स गिव लोन्स not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries and small borrowers, ठीक। आरबीआई इंश्योर करता है कि बड़े बड़े प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई ना जाए लोन, वो जो लोन घुमा रहा है बैंक वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिले, कल्टिवेटर्स को मिले, फार्मर्स को मिले और छोटे मोटे बोरोवर्स को मिले, ठीक है। There is no organization which supervise the credit activities in the informal sector। जो मैंने बताया इनफॉर्मल सेक्टर को देखने वाला या मॉनिटर करने वाला कोई नहीं, रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनका मन है वो जिस इंटरेस्ट रेट में दे। लेकिन क्या है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर सबको मॉनिटर करने का आरबीआई कर रहा है, इसलिए आरबीआई वहां पे इंटरेस्ट रेट को इनडायरेक्टली फिक्स कर सकता है या फिर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो ऐसा काम कर सके, इसलिए क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट सब इंसान जो लोन देने वाला होता है वो अपना मनमाना फिक्स करता है। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest। जो मैंने ऑलरेडी बताया, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है कि मनमाने रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो लोग, तो ज्यादा हाई रेट पे मतलब लोन मिलता है उन लोग को, ठीक है। तो कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन इज मच हाइयर, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रिपे द लोन। तो जितना ज्यादा मतलब अगर मान लो हाई रेट पे इंटरेस्ट में वो लोन ले रहा है तो सिंपल सा बात है, जितना अर्न करेगा उस अर्निंग का एक लार्ज पोर्शन उसको लोन का रिपेमेंट में देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? हेलो हेलो यस सर। ठीक है, तो वही डेप्ट में फंस जाते हैं, यही चीज है ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए जरूरत क्या हम लोग को, जरूरत अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। मतलब सस्ता और अफोर्डेबल हमको क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा हर सेक्टर्स के अंदर, जिससे कि वो लोग आराम से सस्ते रेट पे और अफोर्डेबल रेट पे लोन ले पाए और उसको इन्वेस्ट कर पाए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, एक्टिविटीज बढ़े और हमारा डेवलपमेंट हो, ठीक है। ठीक है, thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending particularly in the rural areas। जरूरी क्या है कि जो बैंक से अपना मतलब
अर्बन एरिया के अंदर क्या है कि ऑलरेडी बैंक्स है, ठीक है, सफिशिएंट बैंक है, जरूरत क्या है कि भैया, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है हमारा रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक है, इसलिए क्या जरूरत है कि जो लोन गिविंग फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है हमारा, चाहे बैंक हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, ठीक ना, उनका जो रीच है या नंबर है वो ग्रामीण एरिया में, विलेज एरिया में इंक्रीज हो, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका रीच हो, एक्सेसिबिलिटी बढ़े और वो ज्यादा ज्यादा लोगों को लोन दे पाए सस्ते रेट पे। क्लियर है? While formal sector loan इतना इससे क्लियर है ना? Yes, sir. It is important that the formal credit is distributed more equitably. Poor can also benefit the chapter. हाँ, banks are not present everywhere in rural area. Clear है? ये चीज तो क्लियर है, सबको पता है, ठीक? Even when they are present, getting a loan from the bank is much more difficult टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, क्या बैंकों के कंपेयर में टाइम या फिर जितना एफर्ट डालना पड़ता है बैंक से लोन लेने के लिए, उससे बहुत कम एफर्ट में क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर से या फिर जमींदार या फिर मनी लेंडर या रिलेटिव से लोन मिल जाता है, ठीक है। बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोलेटरल चाहिए। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन which prevent the poor from getting bank loan, ठीक। मतलब कि अगर मान लो कोई फार्मर के पास 5 लाख का लोन देना उसको, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, बैंक क्या देखेगा कि भैया आप फॉर्म भरो, आपको देखेगा कि भैया 5 लाख का जमीन यहाँ पे कुछ है कि नहीं जो आप कोलेटरल में रख सकते हो, अगर नहीं होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या तो जाएगा, उसको देगा, दे देगा लोन, ठीक है, जितना उसका जरूरत नीड होगा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट द बैंक लोन। क्लियर ये चीज? क्लियर है तो? Yes, sir. यस सर। हाँ इको हो रहा है साउंड, तुम्हारा आवाज इको हो रहा है। हाँ अब ठीक है। तो इनफॉर्मल सच अभी भी हो रहा है, तो किसी ने क्या सब माइक ऑफ करना एक बार। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स एज द अदर हैंड, ठीक ना, नो द बोरोवर पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव द लोन विदाउट कोलेटरल। तो क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि भैया फॉर्मल सेक्टर से आपको लोन लेना तो कोलेटरल होना चाहिए, जो कि सबके पास होता नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है कि क्योंकि वो बंदा आपके गांव का ही आपको जानता है, इसलिए क्या बिना कोलेटरल के, बिना किसी पेपर वर्क के आपको लोन दे रहा है, ठीक है। इसे लोग भी कहीं ना कहीं उसके साथ प्रेफर करें गाँव के एरिया में। जरूरत क्या है कि भैया आप अपना जो लोन गिविंग का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, थोड़ा उसको ईज करो, और ये सब चीज जो हिंड्रेंस, एक तरह से ऑब्स्टेकल है उसको दूर करो, जिससे कि ग्रामीण एरिया के अंदर लोग सस्ते रेट पे आपसे लोन ले पाए बैंक सेक्टर के अंदर, और उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो और डेवलपमेंट हो। तो अब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे क्या होता है, 20-25 लोग क्या करते हैं आपस में मिलकर, ठीक है, अपने पैसे को एक साथ इकट्ठा करते, एक ग्रुप है, मान लो 20-25 फ्रेंड है, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, हर महीने डिसाइड किया भैया हम लोग 100 रुपए जमा करेंगे, ठीक। तो सब 100 रुपए जमा कर रहा है, तो मान लिया जाए एक फ्रेंड को प्रॉब्लम आ गया कि उसको मान लो 10,000 रुपए चाहिए, तो सिंपल सा बात है, इसमें से क्या करेगा, जो सब लोगों ने पैसा जमा किया उसमें से एक फ्रेंड उतना लोन ले लेगा और विद द टाइम वो इंटरेस्ट के साथ देते रहेगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट। A typical self-help group has 20 members, usually belonging to one's neighborhood, who meet and save regularly. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but these are still charged, मतलब मनी लेंडर्स के कंपेयर बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करता है ये लोग। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंक से लोन भी ले सकता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करता है कि गांव के एरिया के अंदर क्या कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के जो ग्रुप्स है ना, उसको प्रमोट करता है, उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ता है, जिससे कि अल्टीमेटली वो लोन ले सके और डेवलपमेंट कर सके। इट इज ए ग्रुप। अब देखो, अब क्या ये ग्रुप है, ठीक ना, अब क्या एक ग्रुप ने लोन लिया, तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ग्रुप ने लोन लिया तो अगर मान लो ग्रुप ने 10 लाख रुपए लोन लिया, तो आप उस मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैसे उस 10 लाख का यूज करना है, प्लस उसका इंटरेस्ट बैंकों के साथ लौटाना है, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। इन केस ऑफ नॉन प्रीपेमेंट ऑफ लोन by any of the member is followed by a series of because of this which a bank are willing to lend to the poor women when organized in self help group, ठीक है। तो इसलिए क्या कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर चाहते हैं गांव के एरिया के अंदर क्रेडिट सप्लाई ज्यादा हो फॉर्मल सेक्टर का, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स बिकम द प्रॉब्लम, इतना लैक ऑफ इतना, ठीक है, ये सब चीज जो भी है। Only does it help, अब इससे हेल्प क्या होता है, हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, महिला गांव के अंदर क्या सेल्फ रिलायंस हो पाती है, ठीक है, आपस में मीट के डिसाइड करती है। और दूसरा बात क्या होता है, आपस में ये लोग मिली
आपस में मिलकर क्या होता है कि आपस में पैसा पुल अप भी करते तो उससे भी कुछ फायदा होता है। किसी को मान लो कि मशीन खरीदना, ठीक ना, तो उस ग्रुप से लोन ले लिया उसने, और बाद में अपना 1000 रुपये महीना करके लौटा दे रही है उसको, एग्जाम्पल, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल फायदा भी होता है। और दूसरा क्या होता है, जब सब लोग औरतें मिलती तो क्या होता है, प्रॉब्लम डिस्कस होता है, ये होता है वो होता है, तो क्या होता है, सोशल भी कहीं ना कहीं एक मतलब क्या कहते हैं उसको, सोशली भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे अपने सोशल इश्यूज को डिस्कस कर सके और वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, ठीक है। The regular meeting of the group provides a platform to discuss and act on the variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, कैसे डील किया जाए, ये सब को इशू भी करती है, वो लोग डिस्कस भी करती है। तो on one side are the depositors who keep their money in the bank, and on the other side are the borrowers who take loan for these activities. Economic activities require loan or credit, ठीक है। एक साइड पैसा जमा होता है, एक साइड पैसा लेता है, उस पैसे को लेने का उसको उससे प्रोडक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, पॉवर्टी कम होता है, ये सब चीज होती है। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, दिस कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें, इस चैप्टर में? नो सर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।